अहम खबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। जी हाँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई है और एक और रिकॉर्ड कायम हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 की नफसियाती हद पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 66,155 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिस भी जारी कर दिया। ये समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब दोबारा इलेक्शंस को भूल जाएं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं आमना अली से। जी आमना, बताइएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देने की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। मेंबर केपीके ने वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की जो इस्तदा थी वो मुस्तरद करते हुए अपने रिमार्क्स में कहा कि अब दोबारा इंतखाबात को भूल जाएं। पहले इलेक्शन कराने का मौका दिया था, अब नहीं कराए तो इसके असरात होंगे। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने 14 दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत की है। अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि ये कैसे इलेक्शन से जहां शेड्यूल समेत वोटर लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया। बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। ना कागजात नामजदगी हुई, ना स्क्रूटनी हुई, ना ही लिस्ट जो है फाइनल लगाई गई। अब कमीशन के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि मौकिल अकबर एस बाबर अब भी पार्टी के मेंबर हैं। वकील ने इंतखाबात का कलअदम करार देकर थर्ड पार्टी के जरिए इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा की। मेंबर कमीशन ने कहा, अब अगर कोई इंतखाबी मुकाबले में सामने नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं। आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, आपकी मेंबरशिप तो खत्म नहीं हो चुकी। जिस पर वकील ने बताया कि मेंबरशिप खत्म नहीं हुई, अदालती फैसला मौजूद है। वकील राजा ताहिर अब्बासी और राजा हामिद जमान ने इंतखाबात को डमी करार देते हुए कहा कि इश्तिहारी और जेल में कैद लोगों के ओहदे दिए गए हैं। यास्मीन राशिद जेल में है, अली अमीन गंडापुर जेल में है। ये इश्तिहारी है, इनकी नामजदगी कैसे हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा इनके कागजात आए हुए हैं, कमीशन उनको देख लेगा। वकील ने इलेक्शन कमीशन से अपनी मॉनिटरिंग में दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की इस्तदा की तो मेंबर केपीके ने अपने रिमार्क्स में कहा कि दोबारा इलेक्शंस को भूल जाए। इलेक्शन एक्ट के तहत आपने इंतखाबात नहीं कराए तो अब इसके असरात जो है वो संगीन हो सकते हैं। कमीशन ने दरख्वास्तों को काबिल समाअत करार देते हुए पीटीआई को जो है नोटिस जारी कर दिया और जो कमीशन ने इस केस की समाअत जो है 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, 12 दिसंबर तक इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया। आमना अली, आपका बहुत शुक्रिया।
निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद खान चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में बरी हो गए। लाहौर के एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने फैसला सुनाया। नैब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद खान चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में बरी हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने यह फैसला सुनाया है। नैब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। आपको ये बात बता दें कि ये फैसला महफूज किया गया था जो कि आज सुनाया गया। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद खान चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में बरी हो गए। लाहौर के एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने यह फैसला सुनाया है। नैब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद खान चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में बरी हो गए। उनके खिलाफ केस बनाया गया था नैब की जानिब से आमदन से जायद असासा जात का, जिसमें वो आज बरी हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शुजात अली खान ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर समीर खोसा पेश हुए। दरखास्त में इस्तदा की गई है अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 बरस की नाअहली को कलअदम करार दे दे। दरखास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन पीटीआई की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। मोहम्मद हारून हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताएगा इस सिलसिले में क्या समाअत हुई? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में आज इंटर पार्टी इलेक्शन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनकी नाअहली से मुतल्लिक जो दायर दरखास्तें थी उन पर समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने जो दोनों दरखास्तों को लार्जर बेंच के आगे समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए भिजवा दिया। दोनों दरखास्तों में मौका इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली तोशाखाना केस में 8 अगस्त 2022 को की गई, ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास जो है ये इख्तियार नहीं है। जबकि जो दूसरी दरखास्त थी इंटर पार्टी इलेक्शन की, उसने ये मौका इख्तियार किया था कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है गुज़िश्ता बरस हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको मानने से इनकार किया और अब 20 रोज में दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। अब इलेक्शन करवा दी गए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है ये भी गैर आईनी और गैर कानूनी है। इसको कलअदम करार दिया जाए और जो साबका इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए गए थे उन्हीं को ही माना जाए। अदालत ने दलाल सुनने के बाद ये कहा कि ये ऐसी दरखास्तें जो हैं एक और हाईकोर्ट के जज के पास ज़ेर समाअत है तो इनको लार्जर बेंच के सामने ही भिजवा दिया जाता है। ये दोनों दरखास्तें अब लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के लिए भिजवा दी गई हैं। जी ठीक है मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। अदालत का आइंदा समाअत पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। DG पैमरा मीडिया के कोड ऑफ कंडक्ट के साथ अदालत में पेश हों। अहम खबर, बुशरा बीबी और सरदार लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी चेयरमैन पीटीआई के शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोदी के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा। ज़ियाउल मुस्तफ़ा समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान के इश्तिहार भी जारी। मुल्जिमान 6 जनवरी को इश्तिहार के जरिए अदालत तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर इश्तिहार जारी किए गए। रेफरेंस में साबका चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी भी नामजद मुल्जिमा हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं किया। 2 हलकों पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी सियासत है। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात पर यकीन करना चाहिए। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन ना हुए तो पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। अगस्त 2023 में इसी हाई कोर्ट में बताया गया था कि हमारे पर कोई केस नहीं है, क्योंकि मैं 8 की रात को बाहर से आया और 16 मई तक मैं बीमार था और हॉस्पिटल भी एडमिट था।
لیکن اب بتایا گیا ہے کہ 10 کیسز ہیں. 23 اگست کے ہائی کورٹ میں جواب سبمٹ کرنے کے بعد بتایا گیا تھا کہ کوئی کیسز نہیں ہے، اور واقعی میں پہلے پاکستان میں نہیں تھا، پھر میں بیمار تھا. آج بھی چیف الیکشن کمشنر کا بیان ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، سو ہمیں الیکشن کمشنر کے بیان پر یقین رکھنا چاہیے کہ 8 فروری کو ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس جاری ہے. پارلیمانی بورڈ آج بہاولپور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے موزوں امیدواروں کا انتخاب کرے گا. اجلاس کی صدارت نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں. پارلیمانی بورڈ 2 دسمبر سے اب تک سرگودا ڈویژن، ڈسٹرکٹ راولپنڈی، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن اور صوبہ بلوچستان میں پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا. پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس جاری ہے اور پارلیمانی بورڈ آج بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن سے موزوں امیدواروں کا انتخاب کرے گا. اجلاس کی صدارت نواز شریف اور شہباز شریف کر رہے ہیں. پارلیمانی بورڈ 2 دسمبر سے اب تک سرگودا ڈویژن، ڈسٹرکٹ راولپنڈی، ہزارہ، مالاکنڈ ڈویژن اور صوبہ بلوچستان میں پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور کر چکا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس جاری ہے. اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں ندیم چودھری سے. جی ندیم، اس 5ویں اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے جو تیاریوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. کسی بھی دوسری جماعت کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ نون اس میدان میں مسلسل آگے جا رہی ہے. آج ان کے پارلیمانی بورڈ کا 5واں اجلاس ہے جس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ پارٹی صدر شہباز شریف، مریم نواز، الیکشن سیل کے چیئرمین اسحاق ڈار سمیت جو صوبائی صدر ہیں رانا ثناء اللہ اور دیگر جو رہنما ہیں پارلیمانی بورڈ کے 35 رکنی تمام کا تمام جو بورڈ ہے وہ بھی اس وقت پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں موجود ہے. یہ اجلاس صبح 10 بجے شروع ہوا تھا. اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر نماز جمعہ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد نماز جمعہ کے وقفے کے بعد نواز شریف کا جو خطاب ہے وہ بھی لائیو نشر کیا جائے گا. 2:15 کے اوپر نواز شریف اس پارلیمانی بورڈ سے خطاب کریں گے اور اس خطاب کے حوالے سے لائیو فیڈ ہے وہ ٹی وی چینل کو دی جائے گی. یہ جو اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر جو بہاولپور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے جو امیدواران ہیں ان کے آج انٹرویوز ہونے تھے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج صرف ڈیرہ غازی خان کے جو مجموعی طور کے اوپر 15 قومی اور 31 جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان کے جو امیدواران ہیں ان کے ندیم، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے. نگران وزیر اعظم کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو. کہا آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے. جو بھی حکومت میں آتا ہے اسے آزادی اظہار رائے زہر لگتا ہے. سیاسی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے. آئین کے تحت صوبوں کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں. مذہب، زبان اور نسل پرستی کے خلاف ہیں. انہوں نے طلباء سے مزید کیا باتیں کی، آپ بھی سنیے. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors due to low price earnings ratio, high dividend yield and stabilized exchange rate, pushing the KSE 100 to surge to 40% since early September, reaching an unprecedented level. In the realm of finance, the capital market serves as a catalyst for innovation, entrepreneurship, and growth. It provides fuel to business to expand, create jobs, and contribute to overall development of society. As a part of federal government, we are committed to fostering an environment that nurtures and sustains this growth. ٹیکسٹائل برآمدات پر مشاورتی کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا. نگران وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع وزارت تجارت کے مطابق ٹیکسٹائل ملبوسات کی برآمدات 4 سال میں $50 ارب تک لے جانے کی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا. اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اسامہ اقبال سے. جی اسامہ، بتائے گا اجلاس میں اور کن کن امور پر بات چیت ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیے اسلام آباد میں جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ایڈوائزری کونسل کا پہلا اجلاس منعقد ہونا تھا وہ اب شروع ہو چکا ہے. اجلاس کی جو صدارت ہے وہ ڈاکٹر گوہر اعجاز کر رہے ہیں. اس اجلاس میں جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں ٹیکسٹائل کے وہ شامل ہیں اور جو وفاقی وزیر کا جو ویژن ہے $100 بلین کی برآمدات بڑھانے کا، اس کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے
جس میں ٹیکسٹائل کی درآمدات کو بڑھانے کے لیے ایک اہم جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے. اس میں کافی بڑے جو پاکستان کے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں وہ شامل ہیں. ایکسپورٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیونٹ جو بھی مسائل ہیں زیر بحث یہاں پر لائے جائیں گے. کہیں پہ جو مہنگی بجلی کا شکایت ہے کچھ ایکسپورٹرز کو وہیں پر اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ممبران ہیں وہ اپنا نقطہ نظر اور مہارت بھی پیش کریں گے. پاکستان کی جو برآمدات ہیں اس ٹیکسٹائل کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ایک ہے پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں. ٹیکسٹائل جو مالکان ہیں وہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے جتنے بھی مسائل ہیں جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور ان کے حوالے سے ایک لاہے عمل تیار کیا جائے گا. جی اسامہ اقبال آپ کا بہت شکریہ. سال 2023 ایئر لائن انڈسٹری کے لیے مثبت قرار. ایئر لائن صنعت 2023 میں مکمل بحال ہو گئی. ایاٹا کے مطابق عالمی سطح پر ایئر لائن انڈسٹری نے 2023 میں $23 ارب سے زائد کا خالص منافع کمایا. عالمی سطح پر اب ایئر لائن انڈسٹری اسی طرح نارمل سطح پر آ گئی ہے. خبر کھیل کے میدان سے سابق کپتان شاہد آفریدی کہتے ہیں پاک آسٹریلیا سیریز دلچسپ ہوگی. شاہین آفریدی پاکستان کے اہم ہتھیار ہوں گے. شاہد آفریدی کا کہنا ہے بین الاقوامی ٹرافی میں بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. میزبان ٹیم اپنی کنڈیشنز کی خطرناک ٹیم ہے اور ان کی موجودہ ٹیم کی بیٹنگ بہت مضبوط ہے مگر وہاں کنڈیشنز ایسی ہیں کہ شاہین آفریدی بالنگ سے بھرپور لطف اٹھا سکیں گے. وہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک سوال پر شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ خوش قسمت ہیں آسٹریلیا کے بہترین کھلاڑیوں کے خلاف کھیلنے کا موقع ملے. وہ شین وارن جیسے فائٹر کرکٹر سے بالنگ ٹپس لیتے رہے. اس نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.